हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। 1.1, 1.2, 1.3 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स और विविध के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ही आज करने वाले हैं और हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो क्लोज कर देंगे। विविध के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो वापस रिपीट हुए। कम से कम उनकी तादाद जो है 7 से 8 क्वेश्चंस है। कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो वापस रिपीट हुए हैं पूर्ववर्ती एक्सरसाइज से। तो आप पीछे के वीडियो देखकर उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो सारे आज हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की कैटेगरी में आज लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें एक समुच्चय दिया हुआ है जो कि क्रमित युग्मों के रूप में दिया गया है। आपको समझना पड़ेगा, अब तक जो भी समुच्चय आ रहा था वो सिंगल अवयव के रूप में आ रहा था। अब जो समुच्चय हमें दिया गया है ये क्रमित युग्मों के रूप में है। यहाँ पर ए बी जो है वो क्रमित युग्म को प्रदर्शित कर रहा है, जहां पर ए और बी जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ली गई कोई दो संख्याएं हैं। और अब यहाँ पर ये सिंगल अवयव नहीं माना जाएगा बल्कि क्रमित युग्म के रूप में ही आपको यहाँ पे अवयव लेना पड़ेगा। तो बस इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि जो हम ए स्टार बी लेते हैं, इस बार आपको यहाँ पे ए बी स्टार सी डी के रूप में क्रमित युग्मों के रूप में यहाँ पे अवयव डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप प्रतिलोम अवयव के लिए जाओगे, जब आप तत्समक अवयव के लिए जाओगे, तो वो अवयव सिंगल ना प्राप्त होकर आपको क्रमित युग्मों के रूप में ही प्राप्त होगा। बस आपको इस संक्रिया को समझना है कि ए बी स्टार सी डी किस प्रकार से ओपन किया गया है। यहाँ पे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फर्स्ट अवयव पहला घटक आएगा। उसके बाद में बी को सी से मल्टीप्लाई करके उसमें डी जोड़ना है, तो देखो यहाँ पर बी सी प्लस डी आएगा। इस संक्रिया को आपको इसी प्रकार से याद रखना है। जब भी दो अवयवों के बीच में आप संक्रिया अप्लाई करोगे तो इस रूल के अनुसार ही करोगे। पहले घटक को पहले घटक से गुणा करोगे तो पहला घटक, फिर दूसरे घटक को पहले घटक से गुणा करके दूसरा घटक जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस डी। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे संक्रिया के माध्यम से इसके गुणधर्म को प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे वो चारों ही गुणधर्म इसमें प्रूफ करने, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूं क्रम विनिमयता। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। क्रम विनिमयता में देखिए बच्चों, यहाँ पर ए बी स्टार सी डी किस तरह से आपको परिभाषित करके दे रखा है। ये आपको परिभाषित करके दे रखा है यहाँ पे ए सी और ये दे रखा है बी सी प्लस डी। आपको यहाँ पर इसका उल्टा क्रम को विनिमय करके, क्रम का उल्टा करके आपको यहाँ पे इसको सोल्व करना है और देखेंगे क्या दोनों आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो देखो बच्चों, संक्रिया के अनुसार पहले सी को ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहला घटक आएगा। उसके बाद में डी को ए से गुणा करके उसमें हम लोग जोड़ देंगे बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप इन दोनों को चेक करोगे, इन दोनों वैल्यूज को जब आप लोग चेक करोगे तो देखो पहला घटक तो इक्वल है। ए सी और सी ए में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम ही है क्योंकि ए सी को सी ए लिखा जा सकता है। आगे बी सी प्लस डी और डी ए प्लस बी में काफ़ी डिफरेंस है, ये आपको इक्वल वैल्यू नहीं देने वाला। इस वजह से यहाँ पे दी गई संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नहीं होगी। तो यहाँ पे ये संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। उसके बाद में चलते हैं बच्चों यहाँ पे 2 नंबर साहचर्यता। हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं? साहचर्यता। तो साहचर्यता के लिए देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे 3 अवयव लेने पड़ेंगे। यहाँ पर ए बी है, सी डी है, इसके साथ आप तीसरा अवयव ई एफ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साहचर्य कब कहलाएगा, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। अगर ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ बराबर हो जाए, ये किसके बराबर हो जाए? यहाँ पे ए बी स्टार सी डी और स्टार ई एफ, अगर ये दोनों पक्ष आपस में हो जाते हैं बराबर, ये वही है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे जो गुणधर्म है, जो संक्रिया है, वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगी। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पे चेक करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि जब हम लोग ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ए बी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए बी एज इट इज रहेगा स्टार। अब देखो बच्चों, सी डी स्टार ई एफ के ऊपर जब हम संक्रिया लगाएंगे तो पहले घटक कैसे प्राप्त होगा? सी को ई से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे पहला घटक तो हमें प्राप्त हो जाएगा सी को ई से मल्टीप्लाई करने पर, और दूसरा घटक
डी को ई से मल्टीप्लाई करके एफ जोड़ना है, तो ये आ जाएगा आपके पास डी ई और प्लस में आपको प्राप्त हो जाएगा एफ। तो यहां पे इस प्रकार से फिर से समझो बच्चों, मैंने सी को पहले ई से गुणा किया तो सी ई प्राप्त हुआ, उसके बाद में डी को ई से गुणा करके उसमें एफ जोड़ दिया तो मुझे दूसरा घटक प्राप्त हुआ। अब इन दोनों के बीच में मुझे संक्रिया अप्लाई करनी है, तो रूल वही रहेगा। पहला घटक कैसे प्राप्त होगा, पहले घटक को पहले घटक से गुणा करेंगे तो मुझे यहां पर प्राप्त हो जाएगा ए सी ई। क्या प्राप्त हो जाएगा, ए सी ई। अब दूसरे घटक को पहले घटक से गुणा करके दूसरा घटक जोड़ेंगे तो आपको दूसरा व्यू प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे बी सी ई प्लस में डी ई और प्लस में आएगा एफ। तो बच्चों यहाँ पे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ की जो वैल्यू है वो ए सी ई और दूसरा घटक आएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं अब ए बी स्टार सी डी और स्टार हमने यहां पर ले लिया ई एफ। तो ए बी स्टार सी डी जो हम लोग किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर ए बी स्टार सी डी किस प्रकार से संक्रिया अप्लाई होगी। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहला घटक आएगा और बी को सी से मल्टीप्लाई करके जब इसमें डी जोड़ा जाएगा तो हमारे पास दूसरा घटक आएगा और आगे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ। और अब हम जो है इन दोनों के बीच में ये संक्रिया अप्लाई कर देंगे। तो देखो बच्चों, रूल के अनुसार या गुणधर्म के अनुसार ए सी को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई से। तो ये आ जाएगा आपके पास ए सी ई, यानी कि पहला घटक आ गया। और अगला घटक कैसे प्राप्त होगा, दूसरे घटक को पहले घटक से गुणा करके उसमें दूसरा घटक जोड़ेंगे तो बी सी प्लस डी को ई से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है बी सी ई प्लस का डी ई और लास्ट में हमें जोड़ना पड़ेगा दूसरा घटक यानी कि बी। तो अपने पास ए बी स्टार सी डी की ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ की जो वैल्यू है वो ए सी ई और दूसरा घटक आ गया बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आपको मिलेगा कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि यहाँ पे ये गुणधर्म जो है वो अप्लाई हो गया, अतः ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है, अतः संक्रिया जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगी। अतः संक्रिया जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहाँ पे इसकी क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में जांच कर सकते हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं इसका तत्समक अवयव और उसके बाद हम निकालेंगे इसका प्रतिलोम अवयव। तो अब देखिए बच्चों, हम बढ़ते हैं यहाँ पे तत्समक अवयव की तरफ। तत्समक अवयव यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, जैसे सिंगल अवयव के लिए हम लोग ई को तत्समक अवयव मानते थे, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैंने यहाँ पे माना कि जो एक्स वाई है वो तत्समक अवयव, दी गई संक्रिया का जो तत्समक अवयव है वो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स वाई है। तो बच्चों आपको अच्छे से पता है तत्समक अवयव की खासियत या परिभाषा क्या होती है। तत्समक अवयव की संक्रिया किसी भी अवयव के साथ करवाई जाए, किसी भी अवयव के साथ करवाई जाए तो आपको वापस वही अवयव प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पर ए बी के साथ इस तत्समक अवयव की संक्रिया करवाई तो मुझे वापस ए बी प्राप्त होगा, ऐसी परिभाषा दी हुई है। तो यहाँ पे मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, सिंपल वही मेरा तत्समक अवयव होगा। तो देखो बच्चों, ए बी स्टार एक्स वाई हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, जैसा कि हमें संक्रिया में दिया हुआ है पहले घटक को पहले घटक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए एक्स और दूसरे घटक को पहले घटक से गुणा करके यानी कि आ जाएगा बी एक्स और प्लस में वाई और बराबर में आपको प्राप्त होने वाला है ए बी। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से संक्रिया अप्लाई करके ये क्रमित युग्म जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है दो क्रमित युग्म हमेशा बराबर तब होते हैं जब पहला घटक पहले घटक के बराबर हो, यानी कि ए एक्स बराबर ए के बराबर हो और दूसरा घटक जो है वो दूसरे घटक यानी कि बी के बराबर हो। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और यहाँ से जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये b प्लस वाई और बराबर में आएगा b, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 0। तो जो हमने xy तत्समक अवयव लिया था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रखते ही यहाँ पे तत्समक अवयव जो है, तत्समक अवयव क्या प्राप्त होगा हमें 1 0 तत्समक अवयव होगा। तो यहाँ पे जो तत्समक अवयव है वो कौन होगा बच्चों, 1 और 0। यानी 1 और 0 की जो संक्रिया आप किसी भी अवयव के साथ करवाओगे तो आपको वापस वही अवयव जो है वो प्राप्त होने वाला है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं प्रतिलोम अवयव। क्या निकालेंगे यहाँ पे, प्रतिलोम अवयव।
तो बच्चों यहाँ पे तरीका वही है, हमने मान लिया कि यहाँ पे सी डी जो है वो ए बी का प्रतिलोम है। माना यहाँ पर जो अवयव सी डी है, माना यहाँ पे जो अवयव सी डी है वो अवयव ए बी का प्रतिलोम है, ए बी का प्रतिलोम है। तो परिभाषा के अनुसार आपको अच्छे से पता है कि जब मैं ए बी की संक्रिया सी डी के साथ करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे तत्समक अवयव यानी कि 10 प्राप्त होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर सी डी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, क्योंकि ये प्रतिलोम अवयव है तो सी की वैल्यू डी की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, तभी यहाँ पे ये एक अवयव कंप्लीट होगा सी डी। तो देखिए यहाँ पे मैं संक्रिया अप्लाई करता हूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पहला घटक और दूसरा घटक मुझे मिलेगा बी सी प्लस डी, और यहाँ पर दिया हुआ है 10। अब ये दो क्रमित युग्म बराबर कब होंगे? जब पहला घटक पहले घटक के बराबर हो और दूसरा घटक जो है वो दूसरे घटक यानी 0 के बराबर हो। तो यहाँ से देखिए बच्चों जो सी की वैल्यू है वो तो आएगी 1/a, क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/a। और यहाँ से देखिए जब सी की वैल्यू 1/a रखेंगे तो ये बन जाएगा b/a प्लस में d बराबर 0। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो -b/a आने वाली है। तो चूंकि हमने यहाँ पर CD को प्रतिलोम अवयव माना था तो C की वैल्यू है यहाँ पे 1/a और यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो है -b/a। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। तो बच्चों इसका तत्समक अवयव यहाँ पर क्या आया था 10 और इसका जो प्रतिलोम अवयव है वो आ जाएगा 1/a और माइनस का b/a। तो बच्चों ये सवाल बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा हटके था क्योंकि इसमें जो अवयव है वो सिंगल अवयवों के तौर पे ना लेते हुए कर्मित युग्मों के रूप में लिए गए थे, जिसके लिए हमने चारों ही गुणधर्म को यहाँ पे सिद्ध किया है, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और अभ्यास करें, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है कि यहाँ पे एक समुच्चय है S जो 4 समुच्चयों को अवयवों के रूप में यहाँ पे ये रखता है, जहाँ पे समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C और समुच्चय D जो है वो समुच्चय S के अवयव हैं। जहाँ पे समुच्चय A में एक रिक्त समुच्चय जिसको मैंने 5 से व्यक्त किया हुआ है, समुच्चय B में 2 अवयव A और B हैं, समुच्चय C में 2 अवयव AC हैं और समुच्चय D में यहाँ पे 3 अवयव ABC हैं। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि समुच्चयों का जो संघ होता है, संघ यानी कि यूनियन, और एक होता है सर्वनिष्ठ। क्या होता है बच्चों? एक सर्वनिष्ठ को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि समुच्चयों का संघ संक्रिया जो है, ये संक्रिया है यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे संक्रिया है। जिस तरह से स्टार संक्रिया किस तरह से परिभाषित है यहाँ पर यूनियन से और इंटरसेक्शन से, तो हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे यूनियन तो द्विआधारी संक्रिया है जबकि इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो बच्चों आपको अच्छे से बताया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो कोई भी संक्रिया द्विआधारी होती है यदि वो कोई भी 2 अवयवों के बीच में अप्लाई हो जाए और प्राप्त परिणाम भी अगर उसी समुच्चय का हमें प्राप्त होता है तो वो संक्रिया स्टार या इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी दिया हुआ है वो द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन संक्रिया हम इन चारों ही समुच्चयों के ऊपर अप्लाई करेंगे, 2-2 के ऊपर, और अगर प्राप्त परिणाम इसी समुच्चय का आता है तो यहाँ पे संक्रिया यूनियन जो है वो द्विआधारी संक्रिया होगी। तो देखिए बच्चों आप स्वयं देख सकते हैं यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पर निकालता हूँ A यूनियन B, तो आप देखेंगे A और B के अंदर कौन कौन से अवयव आने वाले हैं। जैसे इन दोनों अवयवों को सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पे AB ही आने वाला है और AB वापस कौन से समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है? B को, और B समुच्चय वापस समुच्चय S का ही अवयव है। इसी तरह से हम यहाँ पर A यूनियन C निकाल सकते हैं, तो वो वापस यहाँ पर AC आएगा यानी कि वापस समुच्चय C आएगा। यहाँ पर A यूनियन D निकालेंगे तो आपके पास वापस ABC आएगा और ABC का मतलब हो जाएगा यहाँ पे समुच्चय D से। इसी प्रकार हम B यूनियन C निकाल सकते हैं, तो B यूनियन C के अंदर आपको मिलने वाला है A, B और C यानी कि समुच्चय D प्राप्त हो जाएगा B यूनियन C के अंतर्गत। उसके बाद में आप निकालोगे यहाँ पे B यूनियन D, तो B यूनियन D जब आप निकालते हो तो आपको वापस ABC वाला अवयव ही प्राप्त होता है यानी कि वापस समुच्चय D प्राप्त होगा। और आप यहाँ पे C यूनियन D भी निकाल सकते हो, तो C यूनियन D के अंतर्गत भी आपको यहाँ पे A, B और C ये 3 ही अवयव प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार बच्चों आप देखोगे कोई भी 2
समुच्चयों के बीच में जब आप यहाँ पे यूनियन संक्रिया या संघ संक्रिया लेते हो तो जो प्राप्त परिणाम है वो उसी समुच्चय का आपको प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे संक्रिया यूनियन या संघ जो है वो द्विआधारी संक्रिया होगी। अब बात करते हैं सर्वनिष्ठ की। तो इसमें एक एग्जाम्पल काफी है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल जो प्राप्त परिणाम को इससे बाहर कर दे समुच्चय से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब आप यहाँ पे B की संक्रिया C के साथ लेते हो और संक्रिया हमें यहाँ पे कौन सी लगानी है, इंटरसेक्शन। तो देखिए बच्चों, जैसे आप यहाँ पे B इंटरसेक्शन C निकालते हो तो इंटरसेक्शन संक्रिया क्या होती है, B और C समुच्चय से जो उभयनिष्ठ अवयव है उनका समुच्चय। तो AB और AC में कॉमन है यहाँ पर A, तो इसमें केवल एक ही अवयव आने वाला है A, और समुच्चय A को प्रदर्शित करने वाला इन चारों में से कोई भी समुच्चय नहीं है। अतः यहाँ पे जो प्राप्त परिणाम है वो नॉट बिलोंग्स टू S, यानी ये समुच्चय S का कोई भी अवयव नहीं है। अतः यहाँ पे इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ संक्रिया जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो ये एक अपवाद यहाँ पे सफिशिएंट है, इसको द्विआधारी संक्रिया की कैटेगरी से बाहर। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसमें आप लोग दुविधा महसूस कर सकते हो, डिफिकल्टीज आपके सामने आ सकती है, वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ने वाला हूं या तो वो पीछे वाले एक्सरसाइज में रिपीट हो चुके हैं या वो क्वेश्चन बेहद आसान होंगे, आप लोगों के लिए बेहद आसान होंगे, जिनको आप अभ्यास के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे विविध प्रश्नावली का जो सेकंड क्वेश्चन है वो लेके आया हूं। यदि fx बराबर हमें दिया हुआ है x अपॉन में 1 माइनस एक्स जो इक्वल है 1 अपॉन में y के, तो मुझे यहाँ से fy का मान ज्ञात करना है। और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, x, x माइनस 1, x प्लस 1 और 1 माइनस एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे किस प्रकार से मैं fy का कैलकुलेशन करूंगा। पहले तो देखिए आपको क्या करना होगा, केवल इन दोनों का यूज करके आपको y की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों। तो देखिए यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन में x, क्योंकि जब आप इसको उल्टा करोगे, तो ये वैल्यू जो है ये भी अपोजिट हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आपने इन दो रिलेशन से प्राप्त कर ली। अब देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है यहाँ पे fx इजकल्स टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, और आपको यहाँ पे x के स्थान पे रखना है y, तो यहाँ पर भी x के स्थान पे आएगा निश्चित तौर पे y। अब y जो है वो किसके इक्वल, आप देख लीजिए 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि आपने अभी भी निकाला है, और ये y के स्थान पे जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा y के स्थान पे आपको रखना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये तो ये ऊपर वाले अंश के स्थान पे आ गया। 1 माइनस y के स्थान पे भी वापस आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में x। तो देखिए बच्चों, इसको जब हम सोल्व करने के लिए जाते हैं तो अंश में तो है 1 माइनस एक्स अपॉन में x, और नीचे जो दे रखा है इसमें भी x लघुत्तम आएगा, तो ऊपर बचेगा x माइनस 1 प्लस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये एलसीएम से यहाँ पे जो अपॉन में x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंश में तो बचेगा 1 माइनस एक्स और हर में बचने वाला है 2x माइनस 1। क्या बचने वाला है, 2x माइनस 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपके पास fy की वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू जो है fy की होगी, परंतु इन चारों ही ऑप्शन के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2x माइनस 1 नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। फिर भी अगर बुक के अंदर ऑप्शन नंबर डी को सही माना हुआ है तो इस ऑप्शन नंबर डी में आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स तो अंश के स्थान पे दिया हुआ ही था, इसके अपॉन में आपको 2x माइनस 1 भी लिखना पड़ेगा अगर ऑप्शन नंबर डी की तरफ आपको जाना है। तो ये करेक्शन आपको बुक में करना पड़ेगा। अगर आप करेक्शन नहीं करते हो तो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन जो है वो fy को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन विविध में है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको डिफिकल्टीज जरूर सामने आने वाली थी। इसमें हमें दिया हुआ है fx बराबर कोस लोग x, यानी यहाँ पे फलन f जो है वो x का फलन है जो कि कोस लोग x के रूप में परिभाषित है। तो हमें fx इंटू fy माइनस 1/2 fx/y प्लस fxy का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है fx इंटू में fy माइनस का 1/2 fx/y और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है fxy। तो देखिए बच्चों, यहाँ से fx की वैल्यू आपको दी गई है और इसके स्थान पे मैं रखने वाला हूँ कोस लोग x। fy के स्थान पे आपको रखने
रखना पड़ेगा, केवल x के स्थान पे y को रखेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे cos log y। उसके बाद में आएगा -1/2 fx बटे वाई। तो जब आप x को x बटे वाई से रिप्लेस करेंगे तो आगे वाली वैल्यू में भी x के स्थान पे x बटे वाई आएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे cos log x बटे वाई। और आगे fxy, तो यहाँ पे जब आप x को xy से रिप्लेस करेंगे तो आगे जो यहाँ पे cos log x है, यहाँ पे x जो है वो xy में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इनमें कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे, ये बनेगा cos log x, ये बनेगा यहाँ पे cos log y, यहाँ पर आएगा 1/2। और बच्चों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, log गुणधर्म के आगे अगर कोई भी दो वैल्यू m/n के रूप में है तो log गुणधर्म से वो log m माइनस log n में यानी कि माइनस में चली जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं log x और माइनस का log y। और log गुणधर्म के अनुसार अगर आगे वाली वैल्यू गुणा में है, जैसे यहाँ पे x इंटू वाई है, तो वो log गुणधर्म के बाद में चली जाती है प्लस में। किस में चली जाएगी यहाँ पर, ये प्लस में। तो ये बन जाएगा log x और प्लस में आ जाएगा log y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे उसको वापस सोल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा cos log x इंटू में हमें दिया हुआ यहाँ पे cos log y -1/2। यहाँ पर देखो बच्चों cos x, इस पूरे को मैं x मान रहा हूँ, cos x प्लस cos y। मैं यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि है 2 cos x प्लस y बट्टे 2। जब मैं इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दूंगा तो log y से log y कटेगा, log x में log x जुड़ेगा तो वो 2 log x हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर केवल log x बचने वाला है। क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे, केवल log x बचेगा। तो 2 cos x प्लस y बट्टे 2 और cos x माइनस y बट्टे 2 करेंगे तो देखिए बच्चों, जैसे मैं इसमें से x में से y यानी कि log x माइनस log y में से आगे वाली वैल्यू को माइनस करूंगा तो यहाँ पे log x से log x हो जाएगा कैंसिल, माइनस log y और माइनस log y जुड़कर माइनस का 2 log y हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा माइनस का log y, और cos के आगे माइनस का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे cos माइनस थीटा जो होता है, जो cos माइनस थीटा होता है वो प्लस का cos थीटा होता है। इस वजह से यहाँ पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 cos log x और cos log y। तो आगे वाली कैलकुलेशन में देखिए बच्चों, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आने वाला है cos log x इंटू में आ जाएगा यहाँ पे cos log y, माइनस में 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बचेगा cos log x और यहाँ पर आ जाएगा cos log y। अब आप देखेंगे बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों आपस में कैंसिल होकर आपको परिणाम देंगे 0। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और इसका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर दो फलन f और g जो कि r से r में परिभाषित हैं और fx बराबर है 2x प्लस 1 तथा gx बराबर है x की क्यूब। तो हमें यहाँ से गोफ इनवर्स 27 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, गोफ इनवर्स 27 निकालने से पहले आपको गोफ इनवर्स x निकालना पड़ेगा और गोफ इनवर्स x निकालने से पहले आपको गोफ x निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे सबसे पहले फलन गोफ x की कैलकुलेशन करता हूँ। तो किस प्रकार से हो जाएगी, g ऑफ fx, तो ये हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ fx। अब हम लोग यहाँ पे fx फलन को लिखेंगे, तो fx फलन हमें दे रखा है 2x प्लस 1। क्या दे रखा है यहाँ पे, 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का जब g फलन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 की होल क्यूब। तो यहाँ से इस प्रकार से हम लोग गोफ x निकाल सकते हैं, 2x प्लस 1 की होल क्यूब। अब इन्वर्स निकालने का तरीका बच्चों वही होगा, इसके इक्वल्स टू हमने y ले लिया और इन दोनों ही समीकरण से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर y की घात 1/3, 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से y की घात 1/3 माइनस 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y की घात 1/3 माइनस 1 और बट्टे में आने वाला है 2। और यहाँ पर ये बच्चों गोफ इनवर्स y को रिप्रेजेंट करेगा। और अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है गोफ इनवर्स 27 की। तो सिंपल आपको गोफ इनवर्स y बराबर y की घात 1/3 माइनस 1/2 में y के स्थान पे 27 रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं y के स्थान पे 27 रखता हूँ तो यहाँ y के स्थान पे भी 27 आएगा, 27 की घात 1/3 माइनस 1
और बट्टे में 2, तो सोल्व कीजिए। 27 की घात 1/3 यानी 27 का घनमूल होता है 3। 3 में से 1 घटाएंगे और 2 का भाग देंगे तो ये 2/2 यानी कि 1 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं विविध प्रश्नावली के 15वें क्वेश्चन के ऊपर। और ये हमारी एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे द्वारा जो करवाया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो सारे के सारे पूर्ववर्ती एक्सरसाइज से रिपीट हुए हैं। आप पीछे के वीडियोस देखकर उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं और जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आपको आसान मिलेंगे। किसी भी प्रकार से डाउट आपको नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 15th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समुच्चय ए है जो -1 से 1 में परिभाषित है और इस समुच्चय ए में 2 फलन परिभाषित हैं f और g, जहां fx बराबर तो है x² तथा gx बराबर है sin πx/2। तो हमें यहां पे सिद्ध करना है कि यहां g इनवर्स तो विद्यमान है परंतु f इनवर्स विद्यमान नहीं है और g इनवर्स हमें ज्ञात भी करना है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब हम यहाँ पे पहले प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे f इनवर्स विद्यमान नहीं है और f इनवर्स का मतलब होता है कि फलन f का प्रतिलोम जो है वो विद्यमान नहीं है। और जब हमने 1.2 एक्सरसाइज की थी तो मैंने आपको बताया था किसी भी फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व केवल तभी होता है जब वो फलन एकेकी और आच्छादक हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कैलकुलेशन पहले फलन f के लिए करेंगे। तो फलन f के लिए तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से आपको प्रतिचित्रण से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे समुच्चय ए से ए में परिभाषित है फलन f और फलन fx जो है वो हमें दे रखा है x²। यहाँ पर -1 और +1 और यहाँ पर भी -1 और +1 है। तो देखिए बच्चों, मैं जैसे यहाँ पे -1 रखता हूँ x की जगह तो मुझे +1 मिलता है। क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे +1, और जब मैं यहाँ पे x के स्थान पे +1 लेता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे +1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आप खुद समझ सकते हैं। इस प्रतिचित्रण से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पे प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत के अंदर समान प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ पे दिया गया फलन जो है वो एकेकी फलन नहीं होगा और अगर ये एकेकी फलन नहीं है तो निश्चित तौर पे इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे अपवाद आपको देना पड़ेगा, ये इसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे फलन f के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं होगा। तो लास्ट में आपको केवल 2 लाइनें लिखनी है कि यहाँ दिया गया फलन एकेकी फलन नहीं है क्योंकि प्रांत के 2 भिन्न भिन्न अवयवों के संगत सह प्रांत में आपको समान प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, अतः इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे g फलन के लिए। तो g फलन के लिए आप लोग देखेंगे बच्चों, g फलन की जब कैलकुलेशन करेंगे g फलन के लिए, तो g फलन की कैलकुलेशन के लिए आप देखेंगे बच्चों कि ये भी a से a में ही परिभाषित है और इसमें भी -1 और +1 और यहाँ पर भी -1 और +1 है। और g फलन किस तरह से परिभाषित है, gx बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे sin πx/2। तो देखिए जब मैं यहाँ पर x के स्थान पे प्रांत का पहला अवयव -1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे sin -π/2 यानी कि मुझे -1 प्राप्त होता है। और जब मैं यहाँ पे +1 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे sin +π/2 यानी कि +1 प्राप्त होता है। तो यानी -1 से आपको -1 मिलेगा और +1 से आपको +1 मिलेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे g फलन के अंतर्गत -1 का रिलेशन -1 से है और 1 का प्रतिबिंब 1 है। अतः प्रतिचित्रण से बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ पे दिया गया फलन g जो है वो यहाँ पे व्युत्क्रमणीय होगा और इसके अंदर प्रतिलोम का अस्तित्व होगा और वो प्रतिलोम फलन जो है हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर ये रीजन है, ये एकेकी भी है और ये आच्छादक भी है। प्रतिचित्रण से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे जी इनवर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जी इनवर्स निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो जी इनवर्स की जो गणना है वो हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हम gx फलन जो दे रखा है उसके इक्वल्स टू में y लेके चलेंगे और g फलन हमें दे रखा है यहाँ पे sin x πx/2। क्या दिया हुआ यहाँ पे πx/2 और इक्वल्स टू हमें क्या लेना पड़ेगा y। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो साइन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे πx/2 बराबर में आ जाएगा साइन इनवर्स y। उसके बाद में जब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा वो आ जाएगा 2/π
पाई बटे 2 का जब पक्षांतरण करेंगे वो बन जाएगा 2 बटे पाई, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स y, और इस x को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे g इनवर्स y। तो देखिए बच्चों यहाँ पे g इनवर्स x, या अगर मैं इस पद को x में कन्वर्ट करता हूँ तो फलन g का प्रतिलोम फलन मुझे 2 बटे पाई और साइन इनवर्स x के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर फलन g व्युत्क्रमणीय फलन है, इसमें इसके प्रतिलोम का अस्तित्व भी है, और इसलिए हमने यहाँ पे इसके प्रतिलोम की गणना की, और उसका प्रतिलोम फलन जो है वो g इनवर्स x बराबर 2 बटे पाई साइन इनवर्स x के रूप में हमें प्राप्त भी हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यान से समझ लिए होंगे कि यहाँ पे फलन f के अंदर जो है क्यों प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये एक एक फलन नहीं है, और क्यों फलन g के अंदर प्रतिलोम का अस्तित्व है, क्योंकि ये प्रतिचित्रण से स्पष्ट हो जाता है कि ये एक एकी भी है और ये अच्छादक भी है, और हमने इसके प्रतिलोम फलन को यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लिया है। इस प्रकार से मेरे द्वारा जो पहला चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया गया है बच्चों आप लोगों को। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको महसूस हो रही हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो यह हम पहला चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे सेकंड चैप्टर की तरफ, तो उसको भी आप काफ़ी गौर से करेंगे और काफ़ी ध्यानपूर्वक करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल मेरे को फॉलो कर रहे हो। जो वीडियो जिस दिन मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह से उस टॉपिक को उसी दिन कंप्लीट कर लेते हो, ये एक अच्छे बच्चे की निशानी है। इसी तरह से लगन और मेहनत के साथ आप लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।